मोहतरम नायना अस्सलाम वेलकम। अम्मी 14 साल की बहुत खूबसूरत कुंवारी लड़की थी, मगर दिखने में कोई 16 साल की लगती थी। आज मैं अपना जिस्म बेचने बाजार जा रही थी। मेरी पहली रात की कीमत हिंदुस्तानी रुपया लाख लगाई गई। एक अमीर आदमी ने मुझे खरीद लिया था। मुझे एक तय खाने में ले गया। वह आदमी कमरे में आया तो मैं उसके पैरों में एक घर में रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में मैं बाबा और हम दो बहन भाई थे। मेरा भाई 16 साल का था और मैं 14 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह चिट्टी सुफेद थी। मैं बाबा हम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार किया करते थे। मेरे बाबा जान मजदूरी करते। मेरे बाबा जान जो भी कमाते उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे बाबा जान कहते थे, राबिया तुम इतनी शोक चंचल हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन बाबा जान का एक्सीडेंट हो गया और बाबा जान हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। किसी तरह से मैंने हम दोनों बहन भाइयों बहनों को संभाला, लेकिन बाबा जान के जाने के बाद मैं भी बीमार रहने लग गई थी। मेरा भाई आमिर भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह फिर भी घर से काम के लिए निकल गया। छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाता था, इससे हमारा घर का खर्च चलता था। हम इन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। बाबा जान के जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद मुझे भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बहन यतीम हो गए। मेरी एक खाला थी जो बेवा थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। इन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई आमिर, उसने मुझे समझाया कि तुम खाला के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमा। मेरा भाई मुझे खाला के पास छोड़कर बाहर निकल गया था। गांव में शहर में ही गांव के पहचान के लोग काम किया करते थे। मेरा भाई आमिर इन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं खाला के पास रहने लगी। खाला भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था खाला अपना गुजारा कैसे की करती थी, लेकिन खाला के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि खाला अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती ही। मेरे आने के बाद खाला के खर्चे और भी बढ़ गए थे, खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक बात मैंने नोट की थी कि मेरी खाला अक्सर बहुत ज्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी और उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वह घर आती तो उनके पास पैसे होते थे। मैं पूछती थी कि खाला क्या आप कहीं काम वगैरह करती हैं, तो वह कहती हूँ यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ और जो पैसे आते हैं इसी से हमारा गुजारा हो जाता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर खाला के साथ किसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था। इसी बीच मैंने देखा खाला मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी। वह मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर देती थी और कहती थी तुम खाओगी तभी तो बड़ी रखोगी, तुम्हारी सेहत बनेगी तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। फिर मैं उनसे कहती खाला मुझे बड़ी दिखने में क्या जरूरत है। खाला कहती बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी बड़ी लड़कियों की तरह देखो। और ऐसा ही हुआ। खाला ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई और मैं 14 साल की उम्र में ही 16 साल की लगने लग गई थी। मेरे जिस्म की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगी थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि मैं 14 साल की लड़की हूँ। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे जिस्म की बनावट ऐसे दिखती थी जैसे कि 16 से 17 साल की लड़की हूँ। मैं खूबसूरत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस्म भरने के बाद मैं और भी ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लग गई थी। मुझे नहीं पता मेरी खाला ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह डकाम। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि तभी एक दिन मैंने खाला को फोन पर किसी से कुछ ऐसी बात करते हुए सुना कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी खाला फोन पर किसी को कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो, मैं पूरे के पूरे पैसे लूंगी, ना कम लूंगी ना ज्यादा लूंगी, पूरे हिंदुस्तानी रुपया लाख लूंगी। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। खाला को ऐसी बात करते हुए मैंने सुना तो मैं समझ चुकी थी कि वह क्या कर रही है। खाला मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझी क्यों मुझे चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह नजर आऊं। वह मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी, वो मेरा सौदा कर रही थी। खाला की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला किया कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा, और ऐसा ही हुआ। खाला अपने कामों में मसाफा थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आई। मैं ट्रेन में बैठ गई थी। मुझे पता नहीं कि यह ट्रेन कहाँ जाने वाली है, बस यह मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से किसी भी तरह से भाग जाऊं। जब मैं एक बार घर से मेरे कदम बाहर निकले तो फिर अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। ट्रेन चलने लगी, मुझे नहीं पता था यह ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है और मैं ट्रेन से उतर गई। बोर्ड पर लिखा था इस्लामाबाद। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कुछ लोगों से पैसे मांगकर खाने के लिए कुछ खरीद
खरीदा और इधर उधर भटकती रही। 2-3 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। एक दिन मैं स्टेशन पर सोई हुई थी कि तभी मेरे सामने एक नौजवान मर्द मेरे पास आया। वो मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ है। मैंने कहा, मेरा नाम राबिया है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने उस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने उनसे कहा कि मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मैं अपनी खाला के साथ रहती थी, लेकिन खाला मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें रखूँगा। मैं खुश हो गई थी। मैं यह समझ नहीं पाई कि जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दुख दर्द बयान कर रही हूँ वह एक हमना है और इंसानों के रूप में भेड़िया है, और जिस चुंगल से मैं निकलना चाह रही थी, जिसके लिए मैं भाग कर आई थी, यह आदमी मुझे उसी दलदल में भेजने वाला है। खैर मैं उसकी नाई से बेखबर थी। उस अंकल ने मेरी सारी बातें सुनकर मुझ पर प्यार से अपना हाथ फेरा। जैसे ही उस अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैं उस अंकल के सीने से लग गई थी। वह अंकल मुझे तसल्ली दे देने लगा। वो अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया था। उस अंकल ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे हाथ मुंह धोने को कहा, मुझे एक प्यारा सा कपड़ा लाकर देता है और कहता है, नहा धोकर तुम उसे पहन लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैं नहाई और वह खूबसूरत से कपड़े पहन लिए। उस कपड़े में मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अंकल मेरे लिए ढेर सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता था। मैं पेट भरकर खाना खाकर आराम से सो जाती थी। सुबह आँख खुली तो मैंने देखा इधर उधर नजर घुमाकर तो घर में पूरा सन्नाटा था। घड़ी पर मैंने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई थी क्योंकि वह अंकल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं डर गई। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा वह अंकल और उनके साथ एक औरत आ रही थी। अंकल और वह औरत दोनों घर के अंदर आ रहे थे। वो अंकल मुझे देखकर कहने लगा, राबिया तुम उठ गई। मैंने कहा, हाँ अंकल मैं उठ गई हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे। वो कहने लगा, देखो यह शमशाद है, इसकी कोई औलाद नहीं है, यह तुम्हें गोद ले लेगी, तुम्हारी मुँह बनकर तुम्हें पालेगी, पोजीना बेटी बनाना चाहती है। वो औरत देखने में बहुत ही अजीब सी थी, मोटी सी थी, उसके मुंह में पान था, मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। वो कहने लगा, नहीं राबिया मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे ही, मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी। दबी तुम उनके साथ जाओ, यह नहीं बहुत तुम्हें खुश रखेगी, इनकी औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी, नित नए नए कपड़े और तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। वो औरत कहने लगी, हम बेटा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हमें सर हिला दिया था, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। आखिर मैं जाती किसके पास जाती, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल से पानी के लिए कहा तो अंकल ने कहा, किचन उधर है, जाओ पानी पी लो। मैं पानी पीने के लिए गई। मैं पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली तभी मेरी कानों में जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अंकल और वह औरत दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो औरत उस अंकल से कह रही थी, अरे वाह नजर मीन तू तो इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफें कर रहा था यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, तूने मुझे इस बार खुश कर दिया है, मैं तुमसे इस बार बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। मेरे पास हजारों लड़कियां हैं लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अभी हिंदुस्तानी रुपया लाख देती हूँ। वो औरत अपने पर से एक कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर साइन करने लग जाती है और उस आदमी को दे देती है कि कहती है, यह पूरे हिंदुस्तानी रुपया लाख रुपये का चेक है। मैं समझ गई थी कि यह आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था, यह तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठाकर लाया था। मैं अपनी खाला के पास से जिसके लिए भागी थी, आखिर मैं इसी दलदल में गिर चुकी थी। मैं उन दोनों की बातें सुनकर भागने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी खड़ी थी और 2 मर्द थे। उन दोनों मर्दों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और वह औरत भी गाड़ी में आकर बैठ गई थी और मुझे भीड़भाड़ वाले इलाके में ले गई थी। यह जगह बहुत ही ज्यादा गंदी थी, लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब से कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और मर्दों को बाहर से अजीब अजीब से गंदे इशारे कर रही थी। मैं वह सब देखकर हैरान हो गई। वो औरत मुझे गाड़ी से घसीटते हुए उतारने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ती, मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले गई थी और एक एक लड़की को आवाज देने लगी जिसका नाम सुरैया था। वह औरत कहने लगी, सुरैया इस लड़की पर पूरी नजर रखना, इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखोगी। इतना कहकर वह चली गई थी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लग गई। वो लड़की जिसका नाम सुरैया था वह कहने लगी, रोना धोना बंद कर दो, रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस पर गुस्सा करने लगी। उसने कहा, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, तुम गुस्सा करके खुद को ही नुकसान पाओगी। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, अगर जिंदगी चाहती हो तो यहाँ
पर जो जैसा कहेगा वैसा ही करना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राबिया है। उसे वो कहने लगी तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और ये खूबसूरती ही तुम्हारी जिंदगी का शौक बन जाएगा। वो मुझसे पूछने लगी तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है। वो कहने लगी पर तुम तो 14 साल की नहीं लगती, तुमको काफ़ी बड़ी लगती हो, तुम्हारा बदन देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इतनी छोटी हो। मैंने उससे कहा कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी उम्र कितनी है, मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, किस्मत मुझे जहाँ लेकर आई है समझ जाओ, ज़रूर से ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझ रही थी उसने मुझे व्यापार में जिस्म फरोशी के बाज़ार में बेच दिया है। सरिया मेरे लिए खाना लाई और मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने खाने को फेंक दिया और मुंह मोड़कर एक कोने में जाकर बैठ गई थी। तभी अचानक से शमशाद माई आती है। वह कहने लगी यह जिस्म फरोशी का अड्डा है, यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वह जो कुछ भी उनके साथ करते हैं ऐसा ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नाटक ड्रामे करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा चीखने चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के माहौल को अपनी ज़िंदगी में उतार लो और यहाँ के माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी नथ उठावाई की रस्म जल्द ही होगी। जैसे ही कोई अच्छा सा गाहक तुम्हारे लिए मिलेगा तैयार रहना, तब तक तुम 1 दिन या 2 दिन आराम से आज़ाद रह सकती हो। खाओ पियो इश करो, कोई मसला मसाइल नहीं और यहाँ से भाग जाने की अगर ज़रा सी भी जुर्रत या हिम्मत की तो यह जो लोग देख रही हो आसपास में जो बदमाश गार्ड खड़े हैं वह टांग पर टांग रखकर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यह मेरे साथ क्या हो गया है। खैर मेरे नथ उतरवाए का वक्त भी आने वाला था। हर दिन यहाँ पर गाहक आते थे और उन सभी को मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक जितने भी आए थे वो लोग इतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह वक्त गुजर रहा था। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया और वह दिन आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता। एक सज्जाद आदमी ने उस कोठे पर कदम रखा, मुझे लेकर उस आदमी के पास गई। वह मुझे देखते ही बोल पड़ा मैं दूंगा इसकी कीमत पूरे 5 लाख, जाओ इस लड़की को ले जाओ और दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। उसकी ऐसी बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लुटने वाली है, अब मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वह 50 साल का नौजवान हट्टा कट्टा मर्द था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह जाकर कमरे में बिठा दिया गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी ही सामने वह आदमी आया, दिखाई दिया। वह कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर से उठकर खड़ी हो गई तो वो कहने लगा अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई, बैठी रहो, तुम इतनी डर क्यों रही हो। मैंने कहा साहब आप मेरे करीब मत आना। वो कहने लगा अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है उसका क्या तुम्हें पता है, मैंने वो रकम क्यों दी है तुम्हारे साथ 1 रात गुजारने के लिए। मैंने कहा साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे यह सब नहीं होगा। वह कहने लगा सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना, तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो, अगर तुम्हें यह सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों हो। मैंने कहा साहब जी मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। वह पूछने लगा तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है। मैंने कहा साहब जी मैं बहुत ही छोटे से गाँव में रहती थी, मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मेरी खाला ने मुझे अपने पास रखा और उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई थी, लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत में जिस्म फरोशी के बाजार में आना लिखा हुआ था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के बाजार में पहुंच गई थी। मेरी उम्र महज 14 साल है साहब, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इन सब को बर्दाश्त कर सकूं, मुझ पर रहम खाओ। उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ा नहीं लगी। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन वह तो यह जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वो कहने लगा फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजा आएगा, दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लगता ही नहीं कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 14,155 साल की लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस पहली बार तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैंने उनके सामने हाथ पैर जोड़े, उसके पैर पकड़े, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लिटा दिया था। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने भी मुझ पर जरा रहम नहीं खाया। उसने पूरी रात मुझे दबोचे रखा, मेरा बिस्तर खून से लटैं का अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमजोर और इतनी लाचार हो गई थी कि मुझे चलने के लिए भी बस अकाइयों की जरूरत पड़ गई थी। शमशाद ने सुरैया को कह दिया कि इसको नहला दुला का, इसको 4-5 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उन 4-5 दिनों के बाद मैं जैसे ही ठीक हुई फिर से मुझे उस धंधे पर बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास गाहक आने लगे, हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो मेरी आदत हो चुकी थी इन सबको सहने की, इन सबको बर्दाश्त करने की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त इसी तरह गुजरता गया और 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ किया था, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद होती
थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। उन 5 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। खैर अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। सुरैया जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन एक बात थी, उन 5 सालों में मैंने हम अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुरैया मेरे पास घुंघरू लेकर आई। वो कहने लगी चलो राबिया नाचते हैं, यह लो घुंघरू पहन लो। मैंने सुरैया को कहने लगी मुझे नाचना नहीं आता सुरैया। लेकिन सुरैया बहुत जिद करने लगी। वो कहने लगी तुम मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो नाचती हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं और पैसे लुटाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं सुरैया की बात मानकर उस महफिल में उसके साथ चली गई थी। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। सारी लड़कियां वहाँ नाच रही थी। सुरैया भी मेरा हाथ पकड़कर अब लड़कियों के बीच ले गई। वहाँ जाते ही न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज़ मेरे कानों में गाऊ का लगी। उस आवाज़ से न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे पैर अपने आप उठने लगे। उन गाऊंगा आ के साथ ताल में ताल मिलने लगी और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब मेरी आंखों के सामने आ गया था। उन गाऊंगा आ की आवाज़ में मैं गुम हो गई थी और अपनी धुन में नाचने लग गई थी। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली रात जिसमें उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं कीका चिल्ला रही थी, मगर मेरी आंखों के सामने वह रात घूम रही थी। मैं नाचने में इतनी धुन थी, मगन थी कि मेरे पैरों में बंधे घुंघरू सारे टूटकर जमीन पर बिखर चुके थे। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जमीन पर धाम से गिर पड़ी और वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया था। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थामकर मुझे उठाया और कहा तुम ठीक तो हो। मैंने कहा जी साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुरैया मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। वो लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था उसने मुझे देख लिया है, वह भी मेरी कीमत लगाएगा और मेरे साथ रात गुजारे। वैसे ही यहाँ हर कोई रात ही तो गुजारने आता है किसी ना किसी के साथ, वरना यहाँ पर कौन कोई क्यों आएगा। और ऐसा ही हुआ, वह लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे एक नज़र देख ले वह मेरे साथ रात गुजारता ही था। मेरे साथ एक रात गुजारने के पूरे हिंदुस्तानी रुपया लाख उसने शमशाद माई को दे दिया था। मैंने सुरैया से कह दिया कि इस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वो लड़का कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने दुपट्टे को उतार कर बिस्तर पर रख दिया। मैंने कहा चलो टाइम जाया मत करो, जल्दी से अपना काम नामतल बनो। वो कहने लगा यह कैसी बातें कर रही हूँ। मैंने कहा कैसी बातें कर रही हूँ, तुमने मेरी कीमत दी है तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आए हो वो करो और चलते बनो। वो कहला बहुत गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हूँ? मैंने कहा बस अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगा जानने की जरूरत कैसे नहीं है, वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या जानने के लिए आया हो? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। वह कहने लगा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ? मैंने कहा वहीने के लिए तुमने कीमत दी है मेरे जिस्म को खरीद कर, अब तुम पैसा जाया तो नहीं करोगे? जाहिर सी बात है। वह हंसने लगा और कहने लगा और मेरे सर पर डाल दिया। कहने लगा मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है, नजर आता है। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने चाहा कि तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लग गई थी। मैंने कहा अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वह कहने लगा हूँ क्यों? पूछने लगा अच्छा बताओ तुम यहाँ पर जोर जबरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्जी से यह काम काज कर रही हो? मैंने कहा यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही, हर किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, कोई मजबूरी में काम कर रहा है, कोई जबरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रहा है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। वह कहने लगा मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मेरी किस्मत मुझे यहाँ घसीट कर लाई है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वह मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक सुबह होते ही वह चला गया। मैं भी हैरान थी, परेशान थी कि जब उसे कुछ करना ही नहीं था तो मेरे पास आया ही क्यों। खैर दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं भी उसकी ऐसी हरकतों से बेचैन हो गई थी, बेकरार जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया। मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी कीमत देकर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे कुछ ना करें। वह अपना पैसा वसूल करके जाता था लेकिन मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। ऐसा क्यों? मैं उसके जाती फिर मुझे पता चला कि लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा आज उससे पूछूंगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार
कर रही थी वह कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे धीरे से मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा अच्छा तो उस दिन कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बनाकर आए हो? वो कहने लगा हाँ हाँ आज मन कर रहा है। धीरे धीरे वह मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसकी गरम गरम सांसें मेरे कानों के पास आ रही थी। वो कहने लगा क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सो सकता हूँ? क्यों, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, आखिर तुमने मेरी कीमत अभी। उस अपनी उंगली रख दी और कहने लगा अब बस भी करो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देती है, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? मैं बिल्कुल खामोश हो गई, चुप कर गई थी और आगे जो उसने बात कही उसे सुनकर मेरे होशो हवास उड़ थे। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वह कहने लगा राबिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। कहीं ना कहीं वह भी मेरे दिल में अपना घर बना चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि कोई मेरे साथ एक कमरे में हो और मुझे। खैर वह कहने लगा अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे यहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है, मैंने अगर यहाँ से बाहर रखा तो तू होना बड़े बड़े बदमाश गटा है। वो कहने लगा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने कहा ठीक है। इतना कह रहे कहकर वो मेरे पास चला गया था। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर आने लगा कि मैंने बाहर निकल कर देखा तो चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमा हुई थी। मैं घबरा गई पर उनको पुलिस वालों के साथ में उस लड़के को भी देखा जिसका नाम इरफान था। उसने मुझे इशारे से बता दिया कि इन पुलिस वालों को वो लेकर आया है। वो मेरे पास और कहने लगा इन पुलिस वालों को मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा इरफान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ का सारा मामला ही खराब कर दिया है, पुलिस वाले सबको गिरफ्तार कर लेंगे। इरफान कहने लगा राबिया तुम परेशान मत हो, मैंने उन पुलिस वालों को बता दिया है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जोर जबरदस्ती ऐसा है तो उन संगीत तुमसे तो अपनी वालों के सामने बता देना। मैंने कहा ठीक है। इरफान मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर चला गया था। पुलिस वाले कने यही सा जाना चाहते हो? हाँ सर, उनका नाम आप इससे पूछना है। अयाना को कहा तुम इसे इस जगह से निकाल कर उसी जगह बेच तो नहीं दोगे, तुम उससे शादी करोगे ना? अयाना कने लगा करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी तक पुलिस वालों को बता दी थी। मैंने कहा कि मैं भी अयाना करने के लिए तैयार के सामने लिया था, भी मेरे लिए बहुत खुश। वहाँ पर काफ़ी ऐसी जो काम कर अपनी खुशी से काम कर रही थी और काफ़ी सारी ऐसी लड़ जो यहाँ पर उन लड़कियों सीना कर उन छोड़ चाहती तो यहाँ पर और जाना तो यहाँ से आज़ाद होकर जा सकती। थाम दिया इरफान के साथ पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैंने अयाना के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। इरफान कभी इस दुनिया में कोई नहीं था, हम दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे थे। अपने एक दोस्त से मैंने कहा ठीक है मेरा नाम राबिया है, मुझे रूबी कहकर पुकारा करो। इरफान ने मुझे सीने से लगा लिया। पहले बात में तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मेरा जिगरी दोस्त है जिसे मैं तुमसे, वो भी है, उसका भी उस कोई बस एक बहन थी लेकिन उसका भी कोई अता बता नहीं है। वह बेचारा भी किस्मत का मारा है, अपनी बहन को उसने कहीं कहीं नहीं ढूंढा लेकिन वो भी नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर पर बुला लो और देखना मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि उसकी बहन जल्द से जल्द उसे मिल जाए। 10 दिन इरफान जब अपने दोस्त के साथ घर पर आया तो मैं उस इंसान को हैरान परेशान रह गई थी, क्योंकि यह कोई और नहीं मेरा अपना सगा भाई था। मेरा अपना भाई तो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने भी मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों बहन भाई फूट फूट करार रोने लग गए थे। उसने मैंने तुम्हें कहीं कहीं नहीं ढूंढा, मैंने ला से कितनी लड़ाई की झगड़े किए लेकिन उसने तुम्हारे कुछ भी, तुम कहाँ थी, किस हाल में थी? मैंने अपने भाई से सच बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वह कहने लगा तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा भाई जो हो गया उसे भूल जाओ, अब इरफान मेरी ज़िंदगी है, मैं इरफान के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगा अयाना और हमारी शादी को 1 साल गुजर गया है। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अयाटबा रखा। मैं और इरफान अयाटबा के साथ बहुत खुश हैं और एक भरपूर फैमिली और खुशगवार आडवी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जाते जाते मैं ज़रूर पर जाए, आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी को लाइक करें, कमेंट करें, करना बिल्कुल भी ना भूले। हाँ अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके न और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।